नमस्कार। आज की इस वीडियो में अपने भूगोल के जो प्रथम पेपर है कल होने वाला है उसके बारे में जानेंगे। वैसे तो आपने तैयारी बढ़िया की होगी, अगर नहीं भी की है तो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहे, कुछ एक बच्चों के मैसेज आ रहे थे सर हमें कोपेन का जलवायु वर्गीकरण समझ में नहीं आ रहा है, उष्मा बजट समझ में नहीं आ रहा है, उसके बारे में अपने थोड़ा सा जानेंगे। और कौन कौन से अन्य टॉपिक हैं जिसके बारे में आपको फास्ट रिविजन किया जा सकता है उनके बारे में थोड़ा सा बताऊँगा। सबसे पहले अपने छोटे प्रश्नों के अंतर्गत कौन कौन से कन्फ्यूजन वाले हो सकते हैं उनके बारे में जानेंगे। डोल ड्रम एक पूछा जा सकता है। डोल ड्रम क्या होता है? डोल ड्रम है भूमध्य रेखीय अक्षांश के अंतर्गत 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर की ओर, 0 डिग्री अक्षांश से 5 डिग्री उत्तर की ओर, 5 डिग्री दक्षिण की ओर जो अक्षांशीय विस्तार है इसके अंतर्गत पाया जाने वाला शांत क्षेत्र डोल ड्रम कहलाता है, जिसके अंतर्गत संवहनीय वर्षा होती है। यानी हवाएं यहाँ पर क्या है, गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, तो ये डोल ड्रम या शांत क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे ज्यादा हवाएं क्षैतिज प्रवाह न होकर हवाओं का ऊर्ध्वाधर प्रवाह होता है, तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। डोल ड्रम में क्या है, तो डोल ड्रम में भूमध्य रेखीय क्षेत्र के अंतर्गत 0 से 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण की ओर, 0 से 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण की ओर पाया जाने वाला शांत क्षेत्र, जिसके अंतर्गत संवहनीय वर्षा होती है, जिसके अंतर्गत हवाएं ऊर्ध्वाधर गति करती है न कि क्षैतिज, जिसे डोल ड्रम या शांत क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये छोटी परिभाषा पूछी जा सकती है। एक पूछा जा सकता है उप भू, अप भू। एक पूछा जा सकता है अप उपभू, लिखा है यहां पे लिखना उपसौर और यहां पे लिख लेना अपसौर। अब इनमें से आपसे कोई शब्द पूछे तो उपसौर क्या है, अपसौर क्या है? उपसौर 3, ये ऊ लिखा हुआ है, ये क्या है, 3 के जैसा है। 3 जनवरी को सूर्य व पृथ्वी के मध्य, सूर्य प्लस पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है। क्या होती है? न्यूनतम दूरी होती है। दूरी कितनी होती है? 14.7 करोड़ किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर मत लिखना, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल होता है, ये क्या है, दूरी है। 14.7 करोड़ किलोमीटर। उपसौर के समय 3 जनवरी को सूर्य व पृथ्वी सबसे नजदीक होता है, तो 7% ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है। 7% ऊर्जा क्या है, अधिक प्राप्त होती है। 7% ऊर्जा ज्यादा प्राप्त होने के बाद में, सूर्य पृथ्वी नजदीक होने के बाद में अपने जनवरी के अंतर्गत क्या है, ठंड पड़ती है, क्योंकि सूर्य क्या है, दक्षिण गोलार्ध में होता है। दक्षिण गोलार्ध में जलीय भाग अधिक है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। अपने क्या है, ठंड पड़ती है। तो अपने 3 जनवरी के अंतर्गत सूर्य और पृथ्वी के नजदीक होने के कारण शीत ऋतु जो वास्तविक है, अगर औसत दूरी पर होने चाहिए उससे कम होने के कारण ठंड कम पड़ती है। ये इसका प्रभाव है। भी उपसौर के समय आप सीधा सा ये लिख के आना, उपसौर क्या है? उपसौर 3 जनवरी को सूर्य व पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी की स्थिति को उपसौर कहा जाता है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी को 7% ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है। सूर्य व पृथ्वी के मध्य 14.98 करोड़ किलोमीटर औसत दूरी है, एवं इस समय सूर्य व पृथ्वी के मध्य दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। अब पूछ ले अपसौर क्या है? अपसौर ये ऊ से याद रह जाएगा 3 जनवरी। ये अप के आगे वाला पै देखो 4 के जैसा है, तो 4 जुलाई को सूर्य व पृथ्वी के बीच में, सूर्य व पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है, अधिकतम दूरी होती है, जिससे 7%
कम ऊर्जा प्राप्त होती है एवं गर्मियां भी अपने क्या है उत्तरी गोलार्ध में कम पड़ती है। जो वास्तविक औसत दूरी के अंतर्गत गर्मियां पड़नी चाहिए उससे क्या थोड़ी सी कम पड़ती है। अब इसके अंतर्गत आपको लिख के क्या आना है, 4 जुलाई या अपसौर किसे कहते हैं, प्रश्न ऐसा पूछ ले अपसौर किसे कहते हैं। 4 जुलाई को सूर्य व पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी की स्थिति को अपसौर कहा जाता है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी व सूर्य के बीच में दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है, 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है एवं पृथ्वी को सूर्य से 7% कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। बस इतना लेके आ जाना। अब उपभू व अपभू क्या होता है, उपभू की स्थिति यही हो जाएगी भी सूर्य पृथ्वी व चंद्रमा के बीच में न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी, उपभू, यानी चंद्रमा पृथ्वी के क्या है नजदीक है। अपभू क्या होगा, चंद्रमा व पृथ्वी के बीच में अधिकतम है दूरी। अब न्यूनतम दूरी होगी तो क्या आएगा, दीर्घ ज्वार, क्या आएगा दीर्घ ज्वार उपभू की स्थिति में। इसमें क्या आएगा लघु ज्वार, लघु ज्वार तो नहीं आएगा, यानी जो वास्तविक औसत ज्वार आता है उससे कम है ऊंचाई होगी, ज्वार की ऊंचाई कम होगी। जो औसत ज्वार की ऊंचाई होती है उससे कम, कौन सी स्थिति में, अपभू में। एक शब्द आएगा सिजगी, सिजगी सूर्य पृथ्वी व चंद्रमा तीनों एक सीध में हो तो उसे क्या कहते हैं, सिजगी। अब मान लो यहां पे क्या है, सूर्य है, यहां पे है पृथ्वी, यहां पे है चंद्रमा, तो ये स्थिति कौन सी होगी, सूर्य की किरणें पृथ्वी से होकर चंद्रमा पर पहुंच रही है, तो ये कौन सी है, पूर्णिमा। क्या होगी, पूर्णिमा, यानी पृथ्वी से अपने चंद्रमा की एक सतह अपने को दिखाई दे रही है। पूर्णिमा व अमावस्या को सिजगी की स्थिति होती है। अब यहां पे सूर्य है, सूर्य कहां पे है, यहां पे है, यहां पे मान लो चंद्रमा है और यहां पे है पृथ्वी, तो जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है वो क्या है, चंद्रमा की अपोजिट साइड में पड़ेगी। अपने पृथ्वी की जो चांद की सतह दिखेगी वो अपने को दिखनी बंद हो जाएगी, आधा भाग अपने चंद्रमा को दिखाई, चंद्रमा का आधा भाग दिखाई देता है, आधा नहीं, जो छिपा हुआ भाग है जो पृथ्वी की तरफ है होता है। तो ये स्थिति कौन सी होती है, अमावस्या। अमावस्या व सूर्य पूर्णिमा की तिथि को सिजगी की स्थिति कहा जाता है। आपसे पूछ ले सिजगी क्या है, तो सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी तीनों जब एक सीध में क्या हो, एक सरल रेखा में हो तो सिजगी की स्थिति होती है। इस समय दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है। पूछ ले विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहां पे आता है, तो फंडी की खाड़ी के अंतर्गत, यूएसए के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित फंडी की खाड़ी के अंतर्गत दीर्घ ज्वार आता है। अब इनके अंतर्गत कोई और है इंपॉर्टेंट है बचा है तो वो मैं आपको और बता देता हूं, और कौन कौन सी शब्दावली है जिससे छोटे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अंतर्गत आपसे एक शब्द पूछा जा सकता है एल्बिडो, एल्बिडो चक्रवात, प्रति चक्रवात, वातागर, और जेट स्ट्रीम, क्षोभ सीमा, उष्मा बजट। ये जो दो चार एक इंपॉर्टेंट शब्दावली और है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आपको बड़े क्वेश्चन आए या ना आए, पास मार्किंग के लिए आप इनमें से इस वीडियो को 2 बार देख लेना, कुछ एक चीजें आपको याद रह जाएगी, आप लिख के आ जाना। आपको कुछ भी याद ना आए तो आप
सीधी साधारण परिभाषा के अंतर्गत जो मैंने बताई है वो आप उनमें से कुछ लिख के आना, आसानी से आप पास हो जाएगी। एल्बिडो क्या होता है? सूर्य से आने वाली लघु तरंगों का बिना किसी हास के, या ये मान लो सूर्य क्या है? सन है, और ये है पृथ्वी। अब सूर्य से किरण आई, वापस है कहां पे चलेगी? अंतरिक्ष के अंतर्गत, बिना पृथ्वी को गर्म किए वापस है लौट जाना, एल्बिडो कहलाता है। इसे प्रतिशत के अंतर्गत, प्रतिशत में मापा जाता है। अब इसकी परिभाषा आपको पूछ ले एल्बिडो क्या है, तो सूर्य से आने वाली आपतित सौर किरणों बिना किसी पृथ्वी को गर्म किए वापस लौट जाना क्या कहलाती है? एल्बिडो। जो पृथ्वी या वायुमंडल को जिसके गर्म करने में कोई भी योगदान न हो, उसे एल्बिडो कहा जाता है। एल्बिडो को पृथ्वी प्रतिशत के अंतर्गत मापा जाता है। औसत एल्बिडो 35% है। कितना है? यानी 100 इकाइयां अगर सूर्य से पृथ्वी की ओर आ रही है, उनमें से 35 इकाइयां बिना पृथ्वी को गर्म किए वापस लौट रही है। अब इसी से रिलेटेड एक शब्द आएगा उष्मा बजट। उष्मा बजट क्या है? पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली किरणों, यानी मान लो 100 इकाइयां आ रही है, तो वापस कितनी लौट रही है, कितनी पृथ्वी को गर्म कर रही है, कितनों का योगदान है, इसका लेखा जोखा, यानी अपने किसी से कितने रुपए उधार ले रहे हैं, कितने वापस लौटा रहे हैं, उसका जो विवरण होता है वो क्या होता है? उष्मा बजट। अपने कहते हैं ना ये अपने बजट के अंदर है, बजट के अंदर है, नहीं है। तो सूर्य से आने वाली आपतित किरणों का बिना किसी पृथ्वी को गर्म किए वापस लौट जाना तो क्या कहलाएगा? एल्बिडो। इनका विवरण क्या कहलाएगा? उष्मा बजट। 51 मान लो 100 इकाइयां हैं, उनमें से 49 इकाइयां पृथ्वी या वायुमंडल को गर्म करने में कोई योगदान नहीं होता है। अब 51 में से 51 इकाइयों का पृथ्वी को गर्म करने में योगदान होता है, जिसमें 34 का प्रत्यक्ष होता है और 17 का अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 14 और 17 51 होती है। अब इनमें से आगे उपविभाजन है। अगर बड़ा प्रश्न पूछे तो ये लिखाना, वरना ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सा इतना लिख के आना। उष्मा बजट पूछे तो सूर्य से आने वाली आपतित किरणों का पृथ्वी के अंतर्गत कितनी वायुमंडल के अंतर्गत विसरित हुई है, कितनी पृथ्वी के द्वारा अवशोषित की गई है, कितनी वापस अंतरिक्ष को लौटाई गई है, इनका विवरण क्या कहलाता है? उष्मा बजट कहलाता है। अब एक शब्द आ जाए क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा क्या होती है? जैसे मान लो ये पृथ्वी है और इसके चारों ओर पहली परत है। वैसे तो लगभग विद्वान इस प्रकार से दर्शाते हैं, ये मान लो पृथ्वी के सबसे नजदीक परत है, इसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। ऊपर वाली को समताप मंडल, उसके बाद में मध्य मंडल, उसके बाद में ताप मंडल, या ताप मंडल को आयन मंडल प्लस बहिर्मंडल में शामिल किया जाता है। इसे आप इस प्रकार से लिख के आना। यहाँ पे एक पृथ्वी का छोटा सा चित्र बना देना। सबसे पास में जो पृथ्वी के जो गैसीय आवरण है, जो उसे क्या नाम दिया जाता है? क्षोभ मंडल। यानी ये पृथ्वी के चारों ओर है, क्षोभ मंडल है। ये गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से बंधा हुआ है। ये और लिखिए आना, गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी से बंधा हुआ है, जिसे वायुमंडल की संज्ञा दी जाती है। क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद में क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर क्या है? 8 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर कितनी है? 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में दूसरी परत है समताप मंडल। समताप मंडल के बीच में एक सीमा पाई जाती है, जहां पे तापमान क्षोभ मंडल में ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान में
गिरावट होती है। जहां पे तापमान में कमी आनी बंद हो जाए उसे क्षोभ सीमा की संज्ञा दी गई है। समताप मंडल के बाद में समताप सीमा आएगी, उसके बाद में ऊपर आ जाएगा मध्य मंडल, उसके बाद में आयन मंडल, उसके बाद में बहिर्मंडल। ये वायुमंडल का अगर सत्रीकरण पूछे तो यही प्रश्न आप चित्र बना के लिखे आ जाना। अब इसके बाद में चक्रवात व प्रति चक्रवात एवं वातागर जेट स्ट्रीम, ये तीन चीजें और बची, ये थोड़ी सी और समझा दूं। चक्रवात और प्रति चक्रवात क्या होता है, इसकी उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में दिशाएं क्या होती है। चक्रवात पृथ्वी के अंतर्गत उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशाएं क्या है, उल्टी होती है या विपरीत होती है। चक्रवात होता क्या है, बतूलियो देखा हुआ है क्या अपने ग्रीष्म काल के अंतर्गत जो बबूलिया आता है या बतूलिया आता है, वो क्या है, चक्रवात का लघु रूप है, जिसके अंतर्गत बाहर से हवाएं केंद्र की ओर, बाहर की ओर क्या होगा HP यानी हाई प्रेशर, और केंद्र की ओर होगा LP लो प्रेशर। तो हवाएं किधर चलने लगेगी, बाहर से केंद्र की ओर गति करने लगेगी। इस प्रकार से चित्र बनाना, यहां पे लिखाना चक्रवात। अब इसकी उत्तरी गोलार्ध में दिशाएं क्या होगी और दक्षिणी गोलार्ध में दिशाएं क्या होगी। चक्रवात के अंतर्गत है, आपसे बड़ा प्रश्न छोटा प्रश्न पूछे तो ये लिख के आना। चक्रवात के अंतर्गत केंद्र की ओर निम्न दाब एवं बाहर की ओर वृद्धि की ओर उच्च दाब की स्थिति के कारण हवाएं बाहर से केंद्र की ओर गति करने लगती है, जिसे चक्रवात की संज्ञा दी जाती है। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में घड़ी किस प्रकार से घूमती है, इस प्रकार से। तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत दिशा में एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के समान गति करते हैं। यानी हवाएं इसके अंतर्गत क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकार से चलेगी, केंद्र की ओर आएगी तो घड़ी के सुई के अनुरूप केंद्र के अंतर्गत निम्न दाब होगा और बाहर की ओर उच्च दाब होगा। उत्तरी गोलार्ध में दशा कौन सी होगी, घड़ी के विपरीत, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के समान। इसे अपने क्लॉकवाइज कह सकते हैं, इसे एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं। प्रति चक्रवात क्या होता है, इसका उल्टा हो जाएगा। प्रति चक्रवात के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत हवाएं बाहर से केंद्र की ओर आ रही है, इसमें केंद्र से बाहर की ओर धकेला जाएगा। यानी यहां पे हवाओं का आरोहण हो रहा है, यानी हवाएं नीचे से धरातल से ऊपर की ओर उठ रही है। इसके अंतर्गत हवाओं का क्या होगा, अवरोहण। हवाएं ऊपर से नीचे की ओर आएगी। इसके अंतर्गत ये कौन से क्षेत्र में ज्यादा पाया जाएगा, शीतोष्ण। हवाएं जहां पे उच्च दाब की स्थिति बनती है, चक्रवात है उष्ण क्षेत्रों में अधिक बनेगा, यानी धरातल गर्म होगा, हवाएं ऊपर की ओर उठेगी तो चक्रवात की स्थिति ज्यादा बनेगी। प्रति चक्रवात की स्थिति कहां पर होगी, शीतोष्ण क्षेत्रों के अंतर्गत, जहां हवाएं ऊपर से नीचे की ओर धरातल पर दबाव डालेगी, उच्च दाब की स्थिति बनेगी। इसके अंदर केंद्र के अंतर्गत क्या है, उच्च दाब है, बाहर की ओर क्या होगा, निम्न दाब LP होगा। तो हवाएं क्या है, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर गति करना स्टार्ट कर देगी। अब इसके अंतर्गत दिशा पूछ ले तो उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत है कौन सी हो जाएगी, घड़ी के सुई के अनुरूप, और दक्षिणी गोलार्ध में
घड़ी के सुई के विपरीत। दक्षिणी गोलार्ध में किस प्रकार से चलेगी, केंद्र के अंतर्गत क्या है HP और बाहर की ओर क्या होगा LP या लो प्रेशर। अब चक्रवात प्रति चक्रवात समझ में आ गया। वातागर क्या होता है, दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां। वायु राशि क्या होती है, बहुत बड़ी वायु की बहुत बड़ी मात्रा या बहुत बड़े क्षेत्र के अंतर्गत। वायु ठंडी है, गर्म है, आर्द्र है, शुष्क है, वो क्या होती है वायु राशि, यानी वायु की विशाल मात्रा। जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां जिस तल के सहारे आकर मिलती है उस तल के अंतर्गत वातागर, उस तल को वातागर कहा जाता है। जैसे मान लो यहां पे क्या है उष्ण हवाएं, उष्ण हवाएं या वायु राशि है, यहां पे ठंडी है। ठंडी क्या है, गर्म वायु को ऊपर की ओर धकेलेगी और जिस तल के सहारे ये आपस में मिलने की कोशिश करेगी उसे वातागर, उस फ्रंट को वातागर की संज्ञा दी जाती है। अब इसके अंतर्गत और कौन से बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं। सबसे पहला तो प्रश्न आपको वायुमंडल का संगठन एवं स्तरीकरण पर विस्तार से वर्णन कीजिए, तो ये मिलेगा। वायुमंडल का स्तरीकरण है वो तो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले पृथ्वी के धरातल के पास में क्षोभ मंडल, उसके बाद में समताप मंडल, उसके बाद में मध्य मंडल, उसके बाद में आयन मंडल, उसके बाद में बहिर्मंडल। इसकी ऊंचाई पीछे एक वीडियो के अंतर्गत डाली हुई है। बाकी आप ऐसे इस प्रकार से बना के यहाँ पे लेयर बना देना, यहाँ पे लिख देना ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, उसके बाद में मेसोस्फेयर मध्य मंडल, उसके बाद में आयनोस्फेयर, उसके बाद में एक्सोस्फेयर या बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल की ऊंचाई लिखना, ये यहाँ पे मान लो ध्रुव है और यहाँ पे क्या है भूमध्य रेखा है, यहाँ पे लिख देना भूमध्य रेखा, यहाँ पे लिख देना ध्रुव। तो ध्रुवों के पास में तो कितनी है 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा के पास में कितनी है 18 किलोमीटर। इसकी औसत लिख देना 13 किलोमीटर। सर्वाधिक गैसों का आयतन क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही पाया जाता है, यहाँ पे लिख देना मौसमी घटनाएं। सर्वाधिक कहां पे होती है क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही होती है। अब यहां पे आएगी क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा के बाद में समताप मंडल। समताप मंडल के अंतर्गत क्या है, तापमान समान रहता है, हवाएं लगभग ज्यादा वायुमंडलीय क्रियाएं न होने के बजाय हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे अनुकूल परत है। इसके बाद में मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद में आयन मंडल। आयन मंडल क्या है, पृथ्वी के ऊपर से संचार के अंतर्गत अपनी सहयोगी है, तो इसे संचार के लिए अनुकूल माना जाता है। अब की ऊंचाई याद हो तो ठीक है, न इतना इस प्रकार से डायग्राम थोड़ा सा बना के आप लिख के आना। डायग्राम इस प्रकार से बनाओ तो और भी बढ़िया है। सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद में समताप मंडल, उसके बाद में मध्य मंडल, आयन मंडल और इसकी ऊंचाई याद हो तो आप लिख के आना। नहीं याद हो तो भी आप बड़ा प्रश्न इस प्रकार से डायग्राम बना के आप वर्णन टॉपिक बना के जरूर लिख के आना। अब इसके अंतर्गत वायुमंडल का संगठन पूछे। संगठन क्या होता है, वायु किससे बनती है। वायु क्या है, विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण। तो इसके अंतर्गत सबसे अधिक है नाइट्रोजन, कितने प्रतिशत है 78%। उसके बाद में है ऑक्सीजन, कितनी है 20.8। ऑक्सीजन के बाद में ऑर्गन, ऑर्गन कितनी है 0.03%, 0.3% है। ऑर्गन के बाद में CO2, ये 0.03% है। ये भाई याद नहीं आ रही, 1 मिनट में थोड़ा सा देख लूं। इसके अंतर्गत
ये 0.93% है भाई, ये 78%, ये 20.8%, ये 0.93% और ये 0.3%। CO2 के बाद में नी ही ओ हा, ये शब्द याद कर लेना, नी ही ओ हा। नियोन, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन। नी ही ओ हा, नियोन, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन, ये 4 प्रमुखता आप लिख के आना। वायुमंडल के संगठन के अंतर्गत विभिन्न गैसों का संमिश्रण है। इसके अंतर्गत नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड मुख्यतः 4 गैसें शामिल है, जो कि पृथ्वी के अंतर्गत 99% है। पृथ्वी के अंतर्गत 99% से भी अधिक का वायुमंडल का निर्माण करती है, जिसके अंतर्गत 78% नाइट्रोजन का भार होता है, आयतन होता है। ऑक्सीजन 20.8% है, ऑर्गन 0.93% है और 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% है। उसके बाद नियोन, हीलियम और ओजोन और हाइड्रोजन, ये गैसों का क्या है, अवरोही क्रम है। अब इसके अंतर्गत सर्वाधिक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कहाँ पे पाई जाती है, सौरमंडल के अंतर्गत पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी सर्वाधिक सौरमंडल में पाई जाती है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसें बहिर्मंडल के अंतर्गत है, ये हल्की गैसें होती है, ये पृथ्वी से दूर पाई जाएगी। अब इसके बाद में आगे वाला कौन सा बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं। आपसे पूछ ले उष्मा बजट पर, तो उष्मा बजट के अंतर्गत है जो सूर्य से आने वाली 100 इकाइयां हैं, इसमें थोड़ा सा आप याद कर लेना। वायुमंडल इस प्रकार से बादल बना के आ जाना, यहां पे पृथ्वी बना देना, यहां पे सूर्य की किरणें बना देना। तो 100 इकाइयां यहां पे एक बॉक्स बना के लिखाना, 100 इकाई उष्मा बजट। 100 इकाइयों में से पृथ्वी को प्राप्त विकिरण, पृथ्वी को प्राप्त विकिरण कितनी है, 51 इकाई या 51%। अब 51 इकाइयों में से 6 प्रकीर्णन के द्वारा, 6 प्रकीर्णन के द्वारा, 14 वायुमंडल अवशोषण के द्वारा, 14 वायुमंडल अवशोषण के द्वारा, 27 बादलों के द्वारा परावर्तित, बादलों के द्वारा, 27 2 पृथ्वी से टकराकर परावर्तित हो जाती है। अब ये 51 इकाइयों का विवरण है, यानी सूर्य से आने वाली 100 इकाइयों में से 51 निकाले अपने, तो 49 इकाइयां सूर्य से आने वाली, सूर्य से आने वाली विकिरण में 49 इकाइयों का नोट लगा के लिखाना ये लाइन, पृथ्वी को गर्म करने में कोई योगदान नहीं है। बादलों के द्वारा 27 इकाइयां परावर्तित की जाती है, 2 किससे की जाएगी, पृथ्वी से टकराकर, 6 प्रकीर्णन के द्वारा यानी फैला दी जाती है, 14 वायुमंडलीय अवशोषण के द्वारा, 14 और 6 20 याद रह जाएगी। पृथ्वी से आने वाली 100 इकाइयों में से पृथ्वी को जो सतह को प्राप्त होने वाली 51 इकाइयां हैं जो पृथ्वी को गर्म करने में अपना योगदान देती है। अब 51 के अंतर्गत 6
प्रकीर्णन के द्वारा, 14 वायुमंडलीय अवशोषण के द्वारा, 2 पृथ्वी से टकराकर 27 वायुमंडल के अंतर्गत बादलों के द्वारा परावर्तित कर दी जाती है। 27 बादलों के द्वारा, 6 प्रकीर्णन के द्वारा, 14 वायुमंडल के अवशोषण के द्वारा और 2 पृथ्वी से टकराकर। 51 इकाइयां। नीचे एक लाइन लिखाना, सूर्य से आने वाले विकिरणों में 49 इकाइयों का पृथ्वी को गर्म करने में कोई भी योगदान नहीं होता। ये क्या है? ऊष्मा बजट है। अब ऊष्मा बजट के अंतर्गत स्टार्टिंग में आप परिभाषा लिखिए, ये थोड़ा सा डायग्राम बना के आप विवरण लिखे आ सकते हो। एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, वायुदाब पेटियों से संबंधित। वायुदाब पेटियां क्या होती है? पृथ्वी के ऊपर उच्च दाब व निम्न दाब के क्षेत्र पाए जाते हैं, जिन्हें वायुदाब पेटियों की संज्ञा दी जाती है। पृथ्वी पर टोटल या कुल 7 वायुदाब पेटियां हैं। 3 तो है ताप जन्य और 4 है गति जन्य। अब 3 तापजन्य कौन कौन सी है और 4 गतिजन्य कौन कौन सी है, इसके बारे में अपने जानेंगे। ये है भूमध्य रेखीय क्षेत्र। कौन सा है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र। अब भूमध्य के बाद में उपोष्ण, उसके बाद में शीतोष्ण, उसके बाद में ध्रुवीय क्षेत्र। 0, 5, 30 से 35, 60 से 65 और 70, 80 से 90। इसी प्रकार से 0 से 5, 30 से 35, 60 से 65 और 80 से 90। इस प्रकार से आप उत्तर ध्रुव की ओर ये आंकड़े लिखाना। 0 से 5, 30 से 35, 60 से 65 और 80 से 90। यहाँ पे आगे डिग्री लगा के डिग्री अक्षांश लिख देना, या 0 से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 80 से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस ओर दक्षिणी अक्षांश लिख के आ जाना। अब इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको ये लिखना है, ये है ध्रुवीय क्षेत्र। क्या है? ध्रुवीय। अब ध्रुव होगा तो यहां पे तापमान क्या होगा? सबसे पहले तो 3 तापजन्य पेटियां कौन कौन सी है? एक तो है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। क्या है? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। अब निम्न वायुदाब के बाद में क्या होगा? उच्च वायुदाब। उच्च वायुदाब के बाद में निम्न वायुदाब। उच्च निम्न के बाद में वापस है उच्च वायुदाब। तो यहां पे आप दोनों तरफ लिख देना। यहां पे क्या है? LP, यहां पे हो जाएगा HP, यहां पे LP और यहां पे HP। ध्रुव क्या है? ठंडे होते हैं। अगर कोई भी क्षेत्र का तापमान कम हो तो वही क्या है? नीचे बैठेगी। नीचे बढ़ने पर तापमान कम होगा, वायुदाब क्या है? बढ़ जाएगा। तो ध्रुवीय जो वायुदाब पेटी है वो क्या है? तापजन्य। और एक भूमध्य रेखीय है वो क्या है? तापजन्य। भूमध्य रेखीय क्षेत्र की पेटी का भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी नाम है। ध्रुवीय पेटियों का ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। HP लिखा हुआ वहां पे आप उच्च वायुदाब पेटी बाद में लिख लेना। पहले LP HP ये थोड़ा सा ब्रैकेट में कोड लिख लेना। अब ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, इसका नाम क्या दे दिया? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। इसके बाद में उपोष्ण निम्न
वायुदाब है पेटी। अब यहाँ पे क्या है, तापमान है ज्यादा होता है, फिर भी वायुदाब है अधिक होने का कारण क्या है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर है घूमती है, तो हवाएं भी क्या है यहाँ पे नीचे की ओर है उतरती है। हवाएं क्या है यहाँ पे नीचे की ओर है उतरती है। पछुआ हवाएं, यहाँ पे व्यापारिक हवाएं चलेगी, यहाँ पे पछुआ हवाएं चलेगी, तो यहाँ पर हवाएं क्या है नीचे की ओर है वापस है उतरती है। कौन से क्षेत्र में, उपोष्ण है उच्च वायुदाब है पेटी के अंतर्गत। अब यहां से हवाएं एक मिनट ये थोड़ा सा देख लो, यहां से व्यापारिक पवनें चलेगी, यहां पे पछुआ हवाएं चलेगी और यहां पे ध्रुवीय पवनें चलेगी। यहां पे लिखना व्यापारिक, यहां पे पछुआ और यहां पे ध्रुवीय। अब सेम है, इस प्रकार से चित्र बनाना। व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय, ये इस प्रकार से बना के आप लिख आना। व्यापारिक हवाएं 5 से 30 डिग्री अक्षांशों से चलती है और भूमध्य रेखा की ओर आती है। ये क्या है, व्यापार करने में प्राचीन समय में नौकायान में सहायक थी, इसे व्यापारिक नाम दिया गया। पछुआ हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। ये उपोष्ण उच्च वायुदाब है, उपोष्ण है उच्च वायुदाब, HP लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, उच्च वायुदाब है पेटी। सबसे पहली पेटी है भूमध्य रेखीय निम्न है वायुदाब पेटी, उसके बाद में उपोष्ण उच्च वायुदाब है पेटी, उसके बाद में शीतोष्ण निम्न वायुदाब है पेटी। अब हवाएं वापस कहां पर जाके उतरेगी, शीतोष्ण निम्न वायुदाब है पेटी के अंतर्गत। अब ये इसके अंतर्गत है फेरल है, हेडली और ध्रुवीय कोष, 3 निर्माण होता है। उसके बारे में आपको ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, पूछे तो फेरल है, हेडली और ध्रुवीय कोष लिख के आ जाना। ये सेल का निर्माण होता है, ये आपसे इतना ज्यादा डीपली याद रहे तो ठीक है। फेरल, हेडली और ध्रुवीय कोष है या सेल का नाम है लिख आना, लेकिन ये आप जरूर लिख आना 0 से 5, 30 से 35, 60 से 65 और 80 से 90 दोनों तरफ लिख लेना पहले। फिर इसके बाद में सबसे पहले LP से स्टार्ट कर लेना, LP के बाद में HP, LP के बाद में HP के बाद में LP और फिर HP। ध्रुवों पर क्या है, उच्च वायुदाब होगा दोनों तरफ, भूमध्य रेखा पर है निम्न वायुदाब होगा। उपोष्ण क्षेत्रों के अंतर्गत दोनों तरफ उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियां पाई जाएगी और शीतोष्ण के अंतर्गत निम्न वायुदाब पेटियां पाई जाएगी, क्योंकि हवाएं ध्रुव से शीतोष्ण क्षेत्रों की ओर आती है। यहाँ पे तापमान बहुत कम होता है, यहाँ पे तापमान कम तो है लेकिन ध्रुवों जितना कम है नहीं है। तो ये वायुदाब पेटियों के ऊपर थोड़ा सा अपना डिस्कशन था। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, शॉर्ट रिवीजन आप एक बार 2 बार इसे जितना टाइम मिले आप देखे जाना। बाकी आप कल आपका पेपर हो जाए उसके बाद में आप फीडबैक बताना भी आपको कितनी सहायता इस वीडियो के माध्यम से मिली। अब वैसे तो कई क्वेश्चन बच गए, लेकिन एक कोपेन का जलवायु वर्गीकरण 100% इससे प्रश्न पूछा ही जाएगा। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, व्लादिमीर कोपेन ने सर्वप्रथम 1900 के अंतर्गत 1874 में केंडोल नामक विद्वान ने वनस्पति के आधार पर पृथ्वी को 5 वनस्पति के प्रदेशों के अंतर्गत विभाजित किया। उसी को आधार मानते हुए 1900 के अंतर्गत केंडोल ने जलवायु का वर्गीकरण किया। वनस्पति व वर्षा
को आधार मानकर, तापमान को आधार मानकर सर्वप्रथम 1900 के अंतर्गत दिया। 1900 के बाद में इसने 1900 के बाद में 1918 व 1936 में अपने वर्गीकरण में सुधार किया। 19 एकम 19 दुआ 38 होता है। तो सबसे पहले 1918 18 के बाद में 36। अब एक आएगा थॉर्नथवेट। थॉर्नथवेट ने 1948 के अंतर्गत वातपोत्सर्जन को शामिल करके कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में थोड़ा सुधार किया। अब आपको सबसे पहले कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का प्रश्न मिले तो सबसे पहले आप ये लिख के आना, 1874 के अंतर्गत केंडोल ने वनस्पतिक प्रदेशों के आधार पर 1874 के केंडोल के वनस्पतिक प्रदेशों को आधार मानते हुए सर्वप्रथम कोपेन ने 1900 के अंतर्गत अपना ताप वर्षा के आधार पर जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उसके बाद में 1918 के अंतर्गत संशोधन किया। 1936 के अंतर्गत पुनः नवीन संस्करण प्रस्तुत किया। अब इसने सबसे मेन मुख्य बात है, कन्फ्यूजन करने वाली क्या है, इसने कुछ एक जलवायु के वर्गीकरण, जलवायु के तत्वों हेतु संकेतों का उपयोग किया। वो कौन कौन से है? सबसे पहले A, B, C, D और E। इस प्रकार से तापमान के आधार पर, ताप के आधार पर 5 पेटियों में बांट दिया। B भूमध्य रेखा क्षेत्र पर सर्वाधिक ताप है तो उसे दे दिया, उष्ण क्षेत्र के लिए दे दिया A। जो मरुस्थलीय क्षेत्र है या ज्यादा तापमान है, शुष्क है, उसे B दे दिया। शीतोष्ण के लिए C दे दिया, टुंड्रा के लिए D दे दिया और अति शीत या अत्यधिक ध्रुवीय जलवायु के लिए E संकेत का उपयोग किया। इसे ABCDE आप 5 लिखना। ABCDE लिख के A के बाद में लिख देना, A को इन्होंने उष्ण क्षेत्र माना, B को उष्ण शुष्क अत्यधिक तापमान वाला माना। अब इन्होंने एक F दिया, जैसे AF लिखा हुआ है तो यहां पे क्या होगा, अति वर्षा, उष्ण कटिबंधीय अत्यधिक वर्षा वाला यानी फुल रेन। R संकेत दिया है वो वर्षा के लिए दिया है। W दे दिया छोटा तो क्या दे दिया, विंटर ड्राई यानी शीत शुष्क। S दे दिया समर ड्राई या ग्रीष्म शुष्क। जिस क्षेत्र में ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती है उसे छोटे S के द्वारा दर्शाया। जिस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा नहीं होती है उसे W के द्वारा दर्शा दिया। जिस क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष भर वर्षा होती है उसे F नाम दे दिया। वर्षा को दर्शाने के लिए R नाम दे दिया। H दे दिया हाई टेम्परेचर या उच्च तापमान के लिए। बड़ा S दे दिया स्टेपी जलवायु के लिए। छोटा S हो तो समर ड्राई और बड़ा S हो तो स्टेपी जलवायु के लिए। बड़ा W अगर लिखा हुआ हो तो अत्यधिक उष्ण जलवायु के लिए। अत्यधिक उष्ण जलवायु यानी वर्षा जहां पे न के बराबर है होती हो उसके लिए इस प्रकार से इसने संकेतों का उपयोग किया। बाकी अगर अत्यधिक समय मिल पाता या आप पहले मुझे बोलते तो मैं इनको विस्तार से एक एक टॉपिक को ढंग से समझाता, लेकिन कुछ कुछों का कल ही मेरे को मैसेज आया था। अब कल आपका एग्जाम है तो आज मैंने छोटी सी एक वीडियो ये बना के डाल दी कि काफ़ी लंबी हो जाएगी। बाकी जो जो प्रश्न आपको इनमें से मिले वो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना पेपर दे के आने के बाद में। धन्यवाद।